तो देखिए बात करते हैं अभिक्रिया के एक और नए प्रकार की। प्रकार नंबर 8 ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए क्या होता है, हमने एक अभिक्रिया पढ़ी थी कि जब हम बिना बुझे चूने को पानी में मिलाते हैं तो चूने का पानी बनता है और साथ में वो पात्र भी गर्म होने लगता है। मीन्स जब हमने दीवारों पर कली करनी होती है, चूना करना होता है, तो हम मार्केट से जो चूना खरीद के लाते हैं वो बिना बुझा चूना होता है। मैंने पहले के लेक्चर में आपको बताया। उस बिना बुझे चूने को आप एक पात्र में पानी लेते हैं और उसमें उसको डाल देते हैं और थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं। तो आप देखते हैं कि वो उसमें घुलकर दूधिया जैसा हो जाता है पानी, और वो जो पात्र है वो भी गर्म हो जाता है। तो वो जो पात्र गर्म हो जाता है, इसका मतलब ये है कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी निकली है, कुछ ऊर्जा भी बाहर आई है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा भी निकलती है, माने उत्पाद तो बनते हैं, उत्पाद के साथ साथ क्या होता है, ऊर्जा भी बनती है, ऊर्जा भी निकलती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि CaO प्लस H2O, और ये बनता था CaOH का ट्वाइस, और यहाँ लिख देते हैं ऊष्मा या ऊर्जा। तो ये बिना बुझा चूना है जिसको आप कैल्शियम ऑक्साइड बोलते थे। मैंने देखिए रिएक्शन पहले भी आपको लिख के दिखाई है। ये जल है, इसको आप चूने का पानी बोलते हैं। ये है वो जो दीवारों पर किया जाता है, मैंने पहले भी कहा था। और ऊष्मा आपकी निकली है। वैसे इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्साइड होगा, क्योंकि Ca को कैल्शियम और ऑक्सीजन जब जुड़ा हो तो ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम। OH को बोला जाता है हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं, SO4 को सल्फेट कहते हैं, ये सब मैं आपको लिखा दूंगा जैसे इस चैप्टर कंप्लीट होगा। और एक्सरसाइज से पहले ऐसे कुछ मूलक या तत्वों के नाम जो ज़्यादातर इस चैप्टर में यूज हुए हैं उनको हम एक जगह लिख लेंगे। तो देखिए इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकली है क्योंकि एरो की दाईं तरफ है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी। और बात कर लेते हैं और किसी ऐसी अभिक्रिया की। देखिए हमारे शरीर को हम कहते हैं कि ऊर्जा की जरूरत होती है काम करने के लिए, एनर्जी की जरूरत होती है ना। तो कैसे वो एनर्जी हमें मिलती है, हम सीधा कहते हैं कि भाई हम भोजन करते हैं, माने खाना खाते हैं। अब खाने में हम खाते क्या हैं, मोस्टली दालें खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें खा रहे हैं। माने मोस्टली हम अपनी भूख मिटाने के लिए कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी में जाता है, माने वो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, भोजन अपने छोटे छोटे अवयवी टुकड़ों में टूटता है, भागों में टूटता है, माने कार्बोहाइड्रेट से बनता है ग्लूकोज। या ये कह लें कि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है, लेकिन अभी आप छोटी क्लास में तो आपको मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये रहा C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये वही ग्लूकोज है, जब आप बीमार पड़ जाते हैं ना तो आपको एक बोतल लगाई जाती है ना कि बोतल ग्लूकोज चढ़ा है उसको। वो इसलिए क्योंकि आपके शरीर में इतनी भी एनर्जी नहीं होती कि वो सामान्य जो खाना आप खाते हैं उसको पचा सके, तो इसलिए आपको डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देते हैं उस टाइम। तो ये ग्लूकोज हमें भोजन से भी मिल रहा है। तो ग्लूकोज, और जब ये ग्लूकोज हमारे शरीर में बना तो हम लगातार श्वसन कर रहे हैं और मतलब सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रही है, माने कोशिकाओं में ऑक्सीजन है। तो ये ग्लूकोज कोशिकाओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और बनाता है CO2 प्लस H2। ये वही CO2 है जिसको आप सांस जब छोड़ते हैं और बाहर आती है, ऐसे बनती है CO2। तो ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, हो गया ना कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में बन रहा है जल। इसको बैलेंस करें तो देखिए 6 कार्बन इधर हो रहे हैं, तो ये 6 कर लिया आपने, 6 हो गए। अब ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, 6 ये हैं और 8 ये हो रहे हैं, तो 6 दूनी 12 हो रहे हैं यहाँ पर। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या काम करें, यहाँ पर मैं 6 कर लेता हूँ, तो 6 दूनी 12 और 6 18 हो गए, तो ये 6 दूनी 12 और H कितने हो रहे हैं, 12 ही हो रहे हैं। तो यहाँ पर 6 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 6 दूनी 12 H हो गए, 12 H हो गए। O कितने हो गए हैं इधर, O6 ये हो गए हैं, और 6 दूनी 12, 12 और 6 18, और यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 6 दूनी 12 और 6 18। तो यह बैलेंस भी है, संतुलित है माने ये रासायनिक संयोजन। तो ग्लूकोज ने ऑक्सीजन से क्रिया कर ली है और CO2 और H2 बन गया। तो इसी अभिक्रिया में साथ में बनती है ऊर्जा, और ये जो ऊर्जा बनती है ये हमारी बॉडी में इसी ऊर्जा की वजह से माने हमारा शरीर कार्य करता है, जिसको हम कहते हैं कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। तो वो ये ऐसे मिलती है ऊर्जा। तो एक बार फिर से समझिए, इन अभिक्रियाओं में देखिए ऊष्मा या ऊर्जा निकल रही है, इसलिए हम इनको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये ग्लूकोज कहाँ से मिला, जो भोजन हमने किया जिसमें कार्बोहाइड्रेट था, वो कार्बोहाइड्रेट अपने छोटे अवयवी कणों में टूटता है, माने ग्लूकोज,
और ऑक्सीजन हम लगातार श्वसन वाली क्रिया मीन सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रही है, माने कोशिकाओं में है, तो ये ग्लूकोज उस ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, CO2 और H2O बनाता है और साथ में ऊर्जा भी हमें मिलती है। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल, और इसे ही हम श्वसन अभिक्रिया इसे ही बोलते हैं। ये है वो श्वसन अभिक्रिया, जिसे आप बड़े छोटी क्लास से समझते आ रहे हैं कि हम वही सांस लेते समय ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं, CO2 बाद में बाहर निकलती है, तो ऑक्सीजन आती है अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन की क्रिया में बाहर निकलती है, वो ये है। और इसमें ऊर्जा भी बनती है, तो वो ऊर्जा हमारे शरीर में, शरीर के कार्य करने में या शरीर द्वारा हम जो कार्य करते हैं उसमें आप यूज करते हैं। तो इस प्रकार से वो सारी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक क्रिया करने के बाद उत्पाद का निर्माण करें तथा साथ में ऊर्जा भी निकलती है, उन सब अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। अगर हम कुछ और एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल ये भी होता है कि मीथेन गैस को अगर आप जलाएं, वही CH4+O2, तो देखिए ये हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो बड़ा आसान है एक्शन याद करना कि कार्बन हाइड्रोजन को जब जलाया जाता है तो हमेशा CO2 और H2O ही बनते हैं। इसको बैलेंस करें तो एक कार्बन H4 हो रहे हैं, तो इधर आपने कर लिया 2, 2 दूनी 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गए, तो आपको यहाँ 2 करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, अब बैलेंस है, संतुलित हो गई। तो ये मीथेन है, ये ऑक्सीजन है, और ये आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये जल है, साथ में इसमें ऊर्जा निकलती है। तो ये अभिक्रिया भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जांपल है। मींस मीथेन को आप जलाएं तो CO2 और H2O के साथ ऊर्जा भी बनती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जांपल है। एक आपने देखा होगा कि खाद कैसे बनाया जाता है, जैसे कोई सड़ी गली वनस्पतियां हैं, साग सब्जियां, अगर आप उनसे खाद बना रहे होते हैं तो उसमें भी ऊर्जा निकल रही होती है, तो उसे हम कंपोस्ट खाद कहते हैं। माने जो हम वनस्पतियों से खाद बनाते हैं उसे कहते हैं कंपोस्ट खाद। तो जब वो वनस्पति सड़ने गलने से कंपोस्ट खाद बनता है तो ऊर्जा निकल रही होती है, तब हम उस अभिक्रिया को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए परिभाषा देखते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों से उत्पाद बनने के दौरान ऊष्मा भी निकलती है, उत्सर्जित होती है, उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से, जो आज हमारा टॉपिक चल रहा है अभिक्रियाओं के प्रकार, जो कि पिछले लेक्चर से चल रहा है, तो आपको मैं परिभाषा और एग्जाम्पल की सहायता से बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसे आप अपनी कॉपी पर जरूर नोट करते रहिए, तो इससे आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे। तो देखिए अभिक्रियाओं के प्रकार में लास्ट प्रकार की बात करते हैं जो हमारे कोर्स में दिया हुआ है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। इनको आप इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए परिभाषा मैंने लिखी है, लेकिन हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है बर्फ का पिघलना। तो बर्फ सब बच्चों ने देखी है, बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो आपने देखिए फ्रिज में बर्फ को जमाया होगा, फ्रीजर में रख के, उस बर्फ को जब आप बाहर निकाल लेते हैं और उसको रख देते हैं तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने से मेरा मतलब है कि गर्म होता है। तो इसका मतलब बर्फ क्या होती है, उस गर्माहट में आने के बाद क्या होने लगती है, पिघलने लगती है और उसका पानी बनने लगता है, द्रव बनने लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि बर्फ का जो पिघलना है वो टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, बर्फ को ऊष्मा मिल रही है और बर्फ जो है पानी में बदल रही है। तो इसका मतलब क्या है, अब परिभाषा देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में ऊष्मा माने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। अर्थात जब अभिकारक ऊष्मा को सोखने लगे, ऊष्मा को अपने अंदर लेने लगे, तो वो जो बर्फ है वो वातावरण की गर्मी को अपने अंदर ले रही है, ऊष्मा को अपने अंदर ले रही है और बर्फ पानी में बदल रही है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे एक प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण इंग्लिश में बोलते हैं आप फोटोसिंथेसिस। इसका क्या मतलब है, देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन निर्माण करते हैं। मीन्स वो मिट्टी से जड़ के माध्यम से पानी आ जाता है और सूर्य के प्रकाश की वो ऊर्जा लेते हैं और फिर वहाँ पर उन पौधों की बढ़ोतरी होती है। मीन्स पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो इसी को हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो उसमें भी क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश मीन्स सूर्य की जो प्रकाश की गर्माहट है उसका यूज प्रकाश संश्लेषण में होता है। तो इसलिए ऐसी वो सारी अभिक्रियाएं जिनके अभिकारक उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा चाहिए होती है, उनको ऊष्मा या ऊर्जा का
अवशोषण करते हैं, ऊर्जा को लेते हैं, उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा एक्सपेरिमेंट होते हुए कि हम कोई परख नली में अभिकारक डालते हैं और उनको स्प्रिट लैंप पर गर्म करते हैं, तो स्प्रिट लैंप की सहायता से हम उन्हें क्या दे रहे होते हैं, ऊष्मा, तब जाके उत्पाद बनता है। तो ऐसी सारी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। तो देखिए, मैंने आपको इस लेक्चर में ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जो कि इस चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो कि हमारे 9 प्रकार आए हैं, योग अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। आप इन्हें बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को बार बार आप देखिए और अपनी कॉपी पर नोट जरूर करते रहिए, जिससे कि हमारे नोट्स बहुत विधिवत सिस्टमेटिक तरीके से तैयार हो जाएं। और जब हमारे ये नोट्स तैयार होते हैं तो मैंने देखिए आपको परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी दिए हैं, तो हमारे लिए पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। और आपके कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उन डाउट को सॉल्यूशन उनके बता सकूं।